नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज रूम लाइव और मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। मेरे सहयोगी मेरे साथ है कुणाल गोस्वामी और उनके साथ ही सीनियर सहयोगी भी हमारे साथ है एग्जीक्यूटिव एडिटर इशफाक गौहर। आपका भी स्वागत है और साथ ही बताते चले कि बड़ी खबर के साथ ही शुरुआत करेंगे क्योंकि न्यूज रूम लाइव की इस वक्त की बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से देखने को मिल रही है, जहां पर आप देखिए किस तरह से चुनावों का ऐलान हो सकता है। इलेक्शन कमीशन बहुत ही जल्द चुनावों को लेकर बड़ा ऐलान जो है वो कर सकता है, यानी कि अब जम्मू कश्मीर की जनता का इंतजार खत्म होने वाला है। जहां पर अटकलें लगाई जा रही थी कि क्या वाकई में जम्मू कश्मीर के अंदर चुनाव होंगे या नहीं, अब कहीं ना कहीं पिक्चर साफ होती नजर आ रही है। और इस तरफ आप देखिए अब किस तरह का समीकरण जम्मू कश्मीर के अंदर बनेगा, ये बड़ी बात होगी देखने वाली। लेकिन बड़ी अपडेट आपके सामने, जहां पर आप देखिए इलेक्शन कमीशन का बहुत ही जल्द एक बड़ा ऐलान आज होने वाला है और बताया ये जा रहा है कि शाम तक ये ऐलान यहां पर कर दिया जाएगा। लेकिन जम्मू कश्मीर के अंदर अगर चुनाव होते हैं तो फिर किस तरह से यहां पर समीकरण बनेंगे, ये बड़ी बात रहेगी। लेकिन दिल्ली के अंदर आज चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है। दोपहर 3 बजे विज्ञान भवन में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और जम्मू कश्मीर हरियाणा में चुनाव की तारीखों का ऐलान किया जाएगा। और जम्मू कश्मीर में 30 सितंबर से पहले वोटिंग अब संभव हो पाएगी। लेकिन उस बीच में जम्मू कश्मीर और 4 चरणों में यहां पर विधानसभा चुनाव हो सकते हैं। सूत्रों के हवाले से खबर कुणाल यहां पर। बिल्कुल, लगातार काफी लंबे समय से इंतजार कर रहा जम्मू कश्मीर का आम बाशिंदा, यानी कि 2014 के बाद जब सीधे 10 साल का गैप और 2024 में विधानसभा चुनावों का ऐलान आज ठीक दोपहर 3 बजे दिल्ली के विज्ञान भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस। इस चुनाव के ऐलान के साथ बहुत कुछ बदलता हुआ भी नजर आएगा। इन 10 सालों में पॉलिटिकल पार्टीज की रणनीतियां बदल गई, उनके नाम बदल गए, परिसीमन बदल गया, धारा 370 हट गई, 35 से हटा। परिसीमन बदलने के साथ साथ पॉलिटिकल एजेंडे भी बदले हैं, रणनीति बदली है, नेताओं की नुमाइंदगी करने वाले लोग बदले, मुद्दे बदल गए। कन्वेंशनल वोटिंग होगी, प्रैक्टिकल वोटिंग होगी, इमोशनल वोटिंग होगी, इन तमाम चीजों पर लगातार चर्चा शुरू हो जाएगी। पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ से एक एक करके अपने तमाम एजेंडे जनता के सामने रखने भी शुरू हो गए हैं। हरियाणा विधानसभा चुनाव की बात की जाए तो 2014 से लगातार वहां पर भी भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में सरकार चल रही है। 2014 में मनोहर लाल खट्टर ने सरकार पूरे 5 साल चलाई थी। उसके बाद जेजेपी और बीजेपी का गठबंधन हुआ और अब मौजूदा वक्त में बीजेपी की ही सरकार है। नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में एक बार फिर से बीजेपी ने हैट्रिक लगाने का ऐलान भी कर दिया है। लेकिन सबसे ज्यादा निगाहें जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव पर 87 सीटें 2014 थी, अब 2024 में आकर 90 हो गई हैं। केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। स्टेटहुड का मुद्दा लगातार उछल रहा है, धारा 370 का मुद्दा उछल रहा है। इंडस्ट्रियलाइजेशन के साथ साथ जॉब, एम्प्लॉयमेंट और तमाम चीजें, हर एक चीजों पर लगातार पैनी नजर रखी जा रही है। हमारे साथ हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर इशफाक गौहर लगातार जुड़े हुए हैं। इशफाक सर, बहुत महत्वपूर्ण ये इलेक्शन, 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस और उसी के साथ इस बात का भी ऐलान हो जाएगा कि आखिरकार किन मुद्दों के साथ पॉलिटिकल पार्टीज ग्राउंड जीरो पर नजर आएंगे। अब तक इन 10 सालों में जितना भी उन्होंने बोआ है, अब वो सब धीरे धीरे काटने का वक्त आएगा। देखिए कुणाल, बिल्कुल ये बात सही है। जहां सबकी नजरें शायद 21 या 22 पे लगी हुई थी, तो इलेक्शन कमीशन ने सबको सरप्राइज कर दिया। हरियाणा की मीटिंग खत्म होने के बाद कल परचम कुशाई के बाद, तिरंगा लहराने के फौरन बाद ही इस बात का फैसला लिया गया कमीशन के 3 मेंबर्स की तरफ से कि आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाए और आज 3 बजे की प्रेस कॉन्फ्रेंस है। अभी तक जो हमारे हाईली प्लेस सोर्स इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के हैं वो इस बात को मान रहे हैं कि जम्मू कश्मीर ऑन द टॉप ऑफ द एजेंडा प्रेस कॉन्फ्रेंस में रहेगा और उसके बाद हरियाणा के पत्ते जो है वो खोल दिए जाएंगे, जिसमें बैक टू बैक कई चीजें आएंगी कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो है वो किस दिन से लगेगा, किस दिन फर्स्ट नॉमिनेशन होगी। और हमारे जो इनिशियल सोर्स है वो ये बता रहे हैं कि तकरीबन 4 से 5 चरण होंगे जम्मू कश्मीर के अंदर जब यह चुनाव किया जाएगा। जो ही हमने ये सुबह सबसे पहले खबर ब्रेक की अपने नेटवर्क पर, जेके मीडिया नेटवर्क पर, तो सबसे पहला रिएक्शन जो है वो पॉलिटिकल पार्टीज का देखने का मिला, जिन्होंने इस बात का ये बड़े पुर उम्मीद है कि जो ही आज ये इलेक्शन का प्रोसेस शुरू होगा तो उनके लिए भी लेवल प्लेइंग फील्ड मिलेगा ताकि वो ग्राउंड पर जाए। आपकी बात बिल्कुल सही है। पिछले 10 सालों में, क्योंकि जम्मू कश्मीर में आज से 10 साल पहले चुनाव हुए थे जब जम्मू कश्मीर एक स्टेट हुआ करती थी, और 2019 के बाद जब आप देखेंगे जब ड्यूटी बनी है तो 5 साल से ज्यादा वक्त जो है वो हमारा हो गया है। लेकिन बिल्कुल 10 साल जाने के बाद
अब जम्मू कश्मीर के लोग गौहर, अपने जिस तरह से लगातार सीटों में आपने देखा कि 90 सीटें अब हो गई हैं, पहले 87 सीटों पर चुनाव था जिसमें से लद्दाख की भी सीटें अब बीच में से निकल गई हैं। अब समीकरण किस तरह का रहेगा ये बड़ी बात है, क्योंकि लोकसभा के चुनावों में ज्यादातर हमने देखा कि वोट प्रतिशत किस तरह से बढ़ गया। 58.46% जो वोट हैं वो पड़े। 2019 में 18.1% वोट पड़े थे। लेकिन उस बीच में अब विधानसभा चुनावों के अंदर की पिक्चर पूरी तरह से अलग रहेगी, डिफरेंट रहेगी। महबूबा मुफ्ती लोकसभा चुनाव हार चुकी, उमर अब्दुल्ला लोकसभा चुनाव हार चुके, दोनों ने कह दिया है कि विधानसभा चुनावों में नहीं लड़ेंगे। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला सामने आते हैं, वो कह रहे हैं कि मैं अभी जिंदा हूं, मैं अभी आगे भी लड़ूंगा। और आज जितना डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को सुना है, वो कह रहे हैं कि इंडिपेंडेंटली तरीके से वो जीत कर आएंगे, फुल मेजोरिटी में जीत कर आएंगे और सरकार बनाएंगे। देखिए ये बात सही है, सिचुएशन एंटायरली चेंज हो गई है। और जब आप चेंज की बात करते हैं, ये सिर्फ आपको कश्मीर प्रोविंस में चेंज नजर नहीं आएगा, ये चेंज आपको कहीं ना कहीं जम्मू प्रोविंस में भी नजर आएगा। और जब लीडरशिप की आप बात करते हैं, दो बड़े लीडर जो फॉर्मर चीफ मिनिस्टर्स हैं वो गेम से बाहर है। डायरेक्टली उन्होंने इस बात का खुलासा किया कि जब तक यूटी रहेगी तब तक वो इस चुनाव का हिस्सा नहीं बनेंगे। सो सबकी नजरें जो है वो फारूक अब्दुल्ला पर, और यही जो हमारे सोर्सेज कंटिन्यूसली इस बात को पिच कर रहे हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस के हेडक्वार्टर के सबसे बड़ा चेहरा जो है वो फारूक अब्दुल्ला का है। इसलिए शायद फारूक अब्दुल्ला लीड करेंगे जी इस चुनाव में, वो कश्मीर प्रोविंस से शायद सबको आगे लेकर चलेंगे। लेकिन अभी तक जो सोर्सेज हमारे बता रहे हैं कि पार्टियां अलग अलग चुनाव लड़ेंगी और उसके बाद अलायंस होगा। और अलायंस की जहां तक बात आप कह रहे हैं कि सब कुछ बदल रहा है, तो हमारे कंफर्म सोर्सेज बता रहे हैं कांग्रेस और पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के बीच में दूरियां नहीं, नजदीकियां हुई हैं, वो आपस में और नजदीक आ रहे हैं। और शायद अलायंस बहुत जल्द अनाउंस भी हो सकता है, क्योंकि सीट शेयरिंग का मामला वहां पर चल रहा है और ट्रैक 2 और ट्रैक 1 पर कंटिन्यूसली बातें चल रही है। दैट मींस अगर ये अलायंस बनता है तो नेशनल कॉन्फ्रेंस अलायंस से बाहर हो सकती है, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने पहले कहा कि वो सभी सीटों पर चुनाव के मैदान में आएंगे और अपने कैंडिडेट्स खड़े करेंगे। लेकिन गौहर, एक बात मैं आपसे समझना चाहूंगी, जहां पर पिछले दिनों आपने देखा कि एक महागठबंधन बनने की तैयारी हो रही थी और कहा जा रहा था कि उसमें से नेशनल कॉन्फ्रेंस को माइनस किया जाएगा, उसके बाद जितनी भी दूसरी पार्टियां हैं, विपक्षी पार्टियां, वो एक महागठबंधन बनाएंगी। अब कहीं ना कहीं पिक्चर क्लियर हो रही है कि पीडीपी, कांग्रेस, लेकिन जो अलग अलग दल हैं ऑपोजिशन पार्टीज के, क्या वो भी एक साथ आएंगे या फिर पीडीपी और कांग्रेस? देखिए दल जहां तक बात करेंगे तो बड़े 3-4 पार्टियां आपके पास है एंटायर जम्मू कश्मीर में, जिनका ग्रॉस रूट है। उनमें नेशनल कॉन्फ्रेंस एक है। फिर जब आप अपोजिशन प्रिंसिपल पार्टीज में देखेंगे तो आपके पास पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी है, एंटायर ग्रॉस रूट जम्मू कश्मीर के अंदर है। फिर जो छोटी छोटी पार्टियां हम देखेंगे, जैसे जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी है, शायद वो इस गठबंधन का हिस्सा ना बने। पीपल्स कॉन्फ्रेंस शायद वो फारूक अब्दुल्ला वाले गठबंधन का हिस्सा ना बने। फिर आप और आगे चलेंगे तो पीडीएफ और दीगर जमातें शायद वो इसका हिस्सा ना बने। तो इसका हिस्सा बनेगी सीपीआईएम, एक कन्फाइंड है टू सम पर्टिकुलर पॉकेट्स, ज्यादा उनका बेस नहीं है। तो सीधी सी बात है कि कांग्रेस ग्रॉस रूटेड है, बीजेपी ग्रॉस रूटेड है, मानना पड़ेगा। लेकिन क्या वो दंगल का हिस्सा बनेंगे? तो ये एंटायरली दो अलग अलग पार्टियां हैं नेशनल लेवल पर। बीजेपी का साथ कुछ पार्टियां जरूर जम्मू के अंदर देती हुई आपको नजर आएंगी, जहां पर प्री और पोस्ट अलायंस में बातें बनेंगी। लेकिन कश्मीर आते आते जहां तक मुझे लग रहा है कोई भी प्री पोर अलायंस की मुझे इस बार गौहर, जिस तरह से हमने देखा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी ने जिस तरह से खेलना शुरू किया, सांबा के अंदर एक जनसभा को संबोधित करते हैं उमर अब्दुल्ला और अपनी बयानबाजी जिस तरह से वो सामने रखते हैं, तो वहां से पिक्चर क्लियर हो रही थी कि इस बार फोकस सिर्फ कश्मीर के अंदर नहीं रहने वाला है, जम्मू के अंदर भी फोकस रहेगा। लेकिन अगर हम बीजेपी की बात करें, जो कि पहले 25 सीटों पर थी, अब बीजेपी के पास किस तरह से रहेगा सीट्स को लेकर? क्या सीट शेयरिंग का मामला देखने को मिलेगा बीजेपी का किसी और पार्टी के साथ, या फिर चेहरों को बदलने की एक बड़ी रणनीति जो है वो बीजेपी खेलेगी? देखिए हमारे जो सोर्सेज है वो इस बात को कह रहे हैं कि जो दो एजेंसियां जिन्हें ये काम सौंपा गया था कि वो बीजेपी के लिए इंटरनल असेसमेंट करें पार्टी अंदर आके कि कौन सा कैंडिडेट मजबूत है और जो फॉर्मर एमएलए एमपीज हैं उनका क्या रोल है, वो रिपोर्ट ऑलरेडी पार्टी की क़यादत को चली गई है। और यही वजह है कि आज रविंद्र रैना और उनकी टीम को दिल्ली तलब किया गया और दिल्ली में आज एक और बैठक जो है वो बीजेपी की होनी है, जिसमें बड़ी सारी चीज़ें जो है वो क्लियर होनी है। नंबर 1। नंबर 2, क्या बीजेपी अलायंस करेगी? अभी तक मुझे इस तरीके का कोई भी अंदाजा नहीं है कि बीजेपी अलायंस करे। बीजेपी अगर जम्मू में चुनाव लड़ेगी तो शायद अपने बलबूते पर लड़ेगी। हाँ, कुछ सीट्स पर हो सकता है जहां पर उतने ज्यादा मजबूत कैंडिडेट हो तो वो फ्रेंडली अलायंस कर सकते हैं कि चलिए यहां पर हम नहीं उठा रहे हैं, इनके साथ चलेंगे, या वो कुछ इस तरीके का बन सके। और वो भी बड़ा मेयर होगा 3 से 4 सीटों पर ही। लेकिन जम्मू प्रोविंस कश्मीर आते सिचुएशन एंटायरली डिफरेंट है। वहां पर कश्मीर प्रोविंस में जब आप देखेंगे तो 2 सीटें हैं
जहां पर बीजेपी अपना दांव खेल सकती है। एक वो सीट है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, करना वाली सीट, जहां पर डायरेक्टली टक्कर बीजेपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीच में, वहां तीसरी कोई पार्टी है नहीं, वहां 19-20 का फर्क है, जो भी ज्यादा मेहनत करेगा वो सीट निकाल सकता है। तो यहां पर एक फैक्टर वो है। फिर जब आप श्रीनगर प्रोविंस पर आएंगे तो कश्मीर प्रोविंस में आपकी एक बड़ी इंपॉर्टेंट सीट बनती है हब्बा के कॉन्स्टिट्यूंसी, जिसमें कश्मीरी पंडित माइग्रेंटों का एक मेजर चंक है। अगर वो वोट करते हैं और उन्होंने बीजेपी के हक में वोट किया तो सिनेरियो जो है इस सीट का एंटायरली आपका चेंज हो जाएगा। फिर जब आप साउथ में आएंगे तो साउथ में कुछ पॉकेट्स हैं जहां पर एंट्री मारी जा सकती है, लेकिन वो कितनी दमदार होगी, वो कितनी मजबूत होगी, उसके लिए लेकिन गौहर, जिस तरह से 50+ का नारा बीजेपी ने दिया और रविंदर रैना को एक दिन सुन रहे थे, वो कह रहे हैं कि सिर्फ 43 सीटों पर हम लड़ेंगे, तो ये 7 सीटें छोड़ने की बात हो रही थी या फिर उस पिक्चर को भी क्लियर करना चाहेंगे, क्योंकि विपक्षी पार्टियां लगातार इस मुद्दे को लेकर घेर रही है बीजेपी को? देखिए, जहां तक हमें लग रहा है कि कुछ पार्टियां इंटर अलायंस में है, वो खुलकर ना बताएं लेकिन शायद वो इंटर अलायंस में है। वो जो ही चुनाव का प्रोसेस खत्म होगा, उसके बाद जब सरकार फॉर्मेशन की बात होगी तो वहां पर आप देखेंगे कि कुछ इंडिपेंडेंट, कुछ छोटी पार्टियां वो कहीं ना कहीं सपोर्ट देती हुई आपको नजर आएंगी। तो हो सकता है बीजेपी अपने मिशन को वहां पर पूरा कर सके। लेकिन एक बड़ी प्रॉब्लम जो इस वक्त बीजेपी के सामने है वो डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला है, उनकी पार्टी है। अगर जिस तरीके से उन्होंने कश्मीर प्रोविंस में दोनों लोकसभा की सीटें में वेव ऑफ कर दिया, फिर इंजीनियर रशीद भी एक बड़ा फैक्टर है, अगर इंजीनियर रशीद की भी 1-2 सीटें आती है तो वो कहां की ओर जाएंगी, ये सारा समीकरण जो है वो सारा कश्मीर सेंट्रिक रहेगा कि कश्मीर की पार्टियां चुनाव के बाद किस तरीके की रणनीति बनाएंगे। लेकिन फिलहाल सबकी नजरें तो 3 बजे पर ही लगेंगी। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद गौहर जुड़ने के लिए। तो फिलहाल आपने देखा कि एग्जीक्यूटिव एडिटर हमारे साथ जुड़े हुए थे, जो बता रहे हैं किस तरह से समीकरण है। लेकिन बड़ी खबर आपके सामने, विधानसभा चुनाव को लेकर अब उत्तर प्रदेश के अंदर भी लगातार हलचल जो है वो पैदा हो गई है। कुणाल, और चुनाव की तारीखों का ऐलान हो रहा है, लिहाजा चुनाव लड़ूंगा और जीतूंगा भी। इसी बीच नेताओं ने खुशी का इजहार किया है। काफी लंबे समय से नेताओं को इंतजार था। पीडीपी, बीजेपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस, सभी एक एक करके, और आज सबकी निगाहें दिल्ली के विज्ञान भवन पर, जहां पर आज जम्मू कश्मीर की 90 विधानसभा सीटें, जिन पर आज कितने चरणों में चुनाव होगा, कैसे चुनाव होगा, किस तरह की तैयारियां चुनाव आयोग की तरफ से की गई हैं, वो सभी एक एक करके परतें हटेंगी। आपको याद होगा कि आज से कुछ समय पहले 2 दिन का जम्मू कश्मीर दौरा था इलेक्शन कमिश्नर के नेतृत्व में, जहां पर 3 लोगों का पैनल जम्मू कश्मीर आया था। पॉलिटिकल पार्टीज के रिप्रेजेंटेटिव से मुलाकात हुई थी, सिविल सोसाइटी के लोगों से मुलाकात हुई थी, सिक्योरिटी की जो एजेंसी थे उनके अधिकारियों से भी बात हुई थी। और आज का दिन काफी खास, जहां पर आज न सिर्फ जम्मू कश्मीर की 90 सीटें, हरियाणा की भी 90 सीटों पर विधानसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान हो जाएगा। नेताओं की तरफ से स्टेटमेंट्स आने, रिएक्शंस आने शुरू हो गए हैं। आम आदमी पार्टी बेहद उत्साहित नजर आ रही है। आपको याद होगा कि आज से कुछ समय पहले हरियाणा में आम आदमी पार्टी ने भगवंत मान के नेतृत्व में अपने इलेक्शन सॉन्ग का भी ऐलान कर दिया था। सुनीता केजरीवाल भी कई रैलियां करती नजर आई थी। अब तो मनीष सिसोदिया भी बाहर आ गए हैं। तो आम आदमी पार्टी क्या कांग्रेस और बीजेपी को हरियाणा में टक्कर दे पाएंगी? क्या आम आदमी पार्टी पहले चुनाव में विपक्ष की भूमिका भी निभा पाएंगी, जैसा पंजाब में देखा था? लेकिन अब कुछ जानकारी जम्मू कश्मीर समीकरण से जुड़े हुए 2014 के समीकरण है, जब 87 सीटें हुआ करती थी। पीडीपी ने उस दौरान 28 सीटें जीती थी। 22.9% वोट शेयर उसके खाते में गया था। दूसरे नंबर पर बीजेपी आई थी, जिसके पास जम्मू संभाग में 25 सीटें थी। 23.2% वोट शेयर यहां पर देखा गया था। इसके अलावा नेशनल कॉन्फ्रेंस 15 सीटों के साथ 21% वोट शेयर हासिल करने में कामयाब भी हुआ था। कांग्रेस ज्यादा कुछ खास कमाल नहीं कर पाई, 12 सीटें जीती, 18.2% वोट शेयर उसके खाते में गया। अन्य के खाते में 4 सीटें गई थी, 7.08% वोट प्रतिशत उसने भी अपने दामन में बटोरा था। लेकिन अब 2014 में जहां 87 सीटें थी, 2024 आते आते ये 90 सीटों में तब्दील हो चुका है। 90 सीटों की अगर हम बात करें तो जम्मू में 43 सीटें यहां पर काउंट हो रही हैं नए परिसीमन के हिसाब से, और कश्मीर में 47 सीटें। उस दौरान स्टेट था, अब केंद्र शासित प्रदेश हो चुका है। उस दौरान लद्दाख भी काउंट होता था, अब लद्दाख अलग से यूटी चलिए, तो हमारे साथ कुणाल कुछ गेस्ट जुड़ चुके हैं, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं कि आखिर समीकरण चुनावों को लेकर किस तरह से बनेगा।
क्योंकि इस पर चर्चा करना बहुत ज़रूरी है कि आखिर इलेक्शन कमीशन अगर यहाँ पर बड़ा ऐलान करता है तो फिर चारों राज्यों के अंदर किस तरह से समीकरण रहेंगे। लेकिन फिलहाल आप देखिए जिस तरह से बार बार अटकलें ये लगाई जा रही हैं कि जब चुनाव होते हैं तो फिर किस तरह से यहाँ पर समीकरण रहेंगे। अगली खबर की ओर बढ़ जाएंगे, लेकिन आपको ये बताते चले कि लगातार आप देखिए जिस तरह से बड़ी अपडेट तो सामने आ ही रही थी कि चुनावों को लेकर समीकरण बदलने की भी कोशिश हो रही है, लेकिन इस बीच में 90 सीटों पर चुनाव हो रहा है। लेकिन उस बीच में उत्तर प्रदेश के अंदर भी चुनाव है और साथ ही साथ बताते चले कि यूपी के अंदर जब 10 सीटों पर उपचुनाव होते हैं तो किस तरह का समीकरण रहेगा, ये बड़ी बात रहेगी। लेकिन इस बीच में आप देखिए चारों लोग हमारे साथ जुड़ गए हैं। शिल्पा हमारे साथ जम्मू से जुड़ गई हैं, ताबिश कमाल ने हमारे साथ दिल्ली से ज्वाइन किया है और इन्हीं से चर्चा करेंगे कि आखिर किस तरह से अब समीकरण बन रहे हैं। हरियाणा से हमारे साथ संदीप गोयल जुड़ गए हैं। सबसे पहले तो संदीप के पास ही चलेंगे कुणाल, और इमरान नाइकू ने हमारे साथ श्रीनगर से ज्वाइन किया है। संदीप, हरियाणा के अंदर इस बार अब किस तरह का समीकरण जो है वो बन रहा है? होगा और ऐलान के बाद जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो अभी से कहीं ना कहीं उत्सुक नजर आ रही हैं। हालांकि इनको पिछले दिनों ही ये जो है मानकर चल रही थी, चाहे बीजेपी सरकार में पार्टी हो चाहे कांग्रेस हो, इनको अंदाजा ये था कि जिस तरह से चुनाव आयोग का दौरा जो है हरियाणा में रहा, जो चंडीगढ़ पहुंची, पंचकुला में वहाँ अधिकारियों के साथ बैठक हुई, तो ये अनुमान लगाया जा रहा था कि 25 अगस्त को जो है नोटिफिकेशन जारी हो सकता है। लेकिन अब प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, उसके बाद लगातार अब जो नेताएं हैं वो प्रतिक्रिया देते नजर आ रहे हैं कि पूरी तरह से तैयार है और अब पूरी तरह से जो है मैदान में उतर चुके हैं। यानी कि समीकरण क्या रहेंगे ये तो वक्त बताएगा, लेकिन राजनीतिक पार्टियां पूरी तरह से मैदान में है। हालांकि ये जरूर कहा जा सकता है कि कांग्रेस और बीजेपी में कड़ा मुकाबला रहने वाला है। आम आदमी पार्टी पूरी 90 विधानसभा सीटों पर जो है अपना जो है उम्मीदवार उतारने वाली है, तो वहीं बसपा और इनेलो का गठबंधन हरियाणा में जो है 90 सीटों पर देखने को मिलेगा। यानी कि तमाम राजनीतिक पार्टियां मैदान में पूरी रणनीति की तरह उतर चुकी हैं। लेकिन अब से जो कुछ ही देर बाद 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, क्या कुछ आगे जो है रणनीति बनाई जाती है राजनीतिक पार्टियों की ओर से, क्या कुछ समीकरण बनते हैं, ये देखने वाली बात होने वाली है। ठीक है संदीप, आपने कहा कि जिस तरह से पॉलिटिकल पार्टीज कॉन्फिडेंट नजर आ रही है, आपने कांग्रेस की बात की, आपने इनेलो की बात की, आपने आम आदमी पार्टी की बात की। 10 साल से बीजेपी सत्ता में है, तीसरी बार हैट्रिक लगाने के लिए उसके पास ऐसा क्या है जो जनता उसको हैट्रिक लगाने में मदद करे? बिल्कुल, देखिए इस बार जो नारा होगा बीजेपी का वो होगा तीसरी बार बीजेपी सरकार, यानी कि तीसरी बार अपने आप को फिर से बीजेपी जो है सत्ता में लाना चाहती है और इसको लेकर 10 साल के कामकाज और सरकार की नीतियां और भ्रष्टाचार मुक्त सरकार का जिक्र जो है बीजेपी कर रही है। साथ ही बिना खर्ची पर्ची के हमने देखा मुख्यमंत्री के भाषण में यही जिक्र हो रहे हैं और हम देख रहे हैं कि पिछले 2 महीने से लगातार हरियाणा के नए मुख्यमंत्री नायब सैनी जो है हरियाणा की जनता को साधने के लिए नई नई घोषणाएं कर रहे हैं। कल भी 15 अगस्त था और ऐसे में मुख्यमंत्री के भाषण में एक जिक्र किया गया कि जो अग्निवीर योजना थी उसमें हरियाणा सरकार 10% का आरक्षण उन अग्निवीरों को देना चाहती है। यानी कि जिस विपक्ष सरकार को घेरने का काम कर रहा था रोजगार को लेकर, अग्निवीर योजना को लेकर, उसमें सरकार अब धीरे धीरे जो है वोटर को साधने, ठीक है संदीप 90 विधानसभा क्षेत्रों में से 40 पर जाट जो है वो मजबूत देखे जा रहे थे। अगर हम देखें 96 में हरियाणा जो पंजाब से अलग हुआ तो किस तरह का समीकरण रहा। लेकिन उससे पहले यहाँ पर मैं ताबिश के पास जाना चाहूंगी। ताबिश, जब 3 बजे यहाँ मीटिंग होती है, क्या लगता है किस तरह का ऐलान रहेगा? इस वक्त क्या कुछ चल रहा है, जरा अपडेट कीजिएगा। बिल्कुल, देखिए चुनाव आयोग की तरफ से आज एक प्रेस रिलीज जारी कर दी गई थी। सुबह लगभग 8:30 बजे करीब जो इलेक्शन कमीशन दिल्ली में रिपोर्टर्स कवर करते हैं उनके ग्रुप में एक प्रेस रिलीज भेजी गई थी कि 3 बजे आप लोगों को इनविटेशन है, आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में आइए। जम्मू कश्मीर और हरियाणा के चुनाव को लेकर के जरा के हवाले से सूत्रों से खबर है कि वहां पर ऐलान किया जा सकता है। हालांकि प्रेस रिलीज में कहीं ये नहीं लिखा कि किस राज्य के लिए चुनाव के तारीखों का ऐलान होना है और किन फेसेस में होना है। लेकिन जो सूत्रों के हवाले से हमने जानने की कोशिश की है तो ये बताया जा रहा है कि हरियाणा जम्मू कश्मीर के चुनाव की तारीखों का ऐलान होगा। हरियाणा का चुनाव 1 फेज में कराया जा सकता है और साथ ही जम्मू कश्मीर का जो चुनाव है वो 4 से 5 फेज में कराने की इलेक्शन कमीशन की तैयारियां हैं। दूसरी तरफ देखिए सबसे अहम ये रहेगा कि परसों एक बहुत अहम बैठक दिल्ली के अंदर हुई थी। होम मिनिस्ट्री से जुड़े अधिकारी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पहुंचे थे और
वहाँ की सिचुएशन पर, जम्मू कश्मीर की सिचुएशन पर दिल्ली में बातचीत हुई थी कि आखिर कितनी सेना वहाँ पर डिप्लॉय की जा सकती है, और खास तौर से जो बॉर्डर एरियाज हैं, जो वहाँ बॉर्डर से जुड़े हुए एरियाज, असेंबली एरियाज हैं, उनमें किस तरह से सिक्योरिटी प्रोवाइड कराई जाएगी। दूसरी तरफ इलेक्शन कमीशन ये भी चाहता है कि गृह मंत्रालय की तरफ से एक्स्ट्रा फोर्सेज इस बार जम्मू कश्मीर में दी जाए, जिससे पुरअमन लेकिन चुनाव कराया जा सके। ताबिश खबर ये भी थी कि हरियाणा और जम्मू कश्मीर के लिए ऐलान हो सकता है, लेकिन महाराष्ट्र और झारखंड में हो सकता है बाद में चुनाव कराया जाए। उसको लेकर कोई जानकारी आपके पास? देखिए, अभी तक ये इलेक्शन कमीशन तरफ से नहीं बताया गया है कि महाराष्ट्र, झारखंड और दिल्ली 3 राज्य ऐसे हैं जिनमें चुनाव होना है इस साल के अंत और साल की शुरुआत तक, यानी 2024 के अंत और 2025 की शुरुआत में 3 बहुत अहम राज्य हैं जिनके अंदर चुनाव होना है, जिसमें दिल्ली भी है। ठीक है, लेकिन ताबिश, क्या कितने फेजेस में चुनाव होगा, इस पर संशय दूर हुआ। शुरुआत में खबर आई थी कि जम्मू कश्मीर में 3 से 5 चरणों में चुनाव होंगे, उसके बाद खबर बदली कि 4 से 7 चरण भी ये हो सकते हैं। कोई मोटा मोटा आंकड़ा, कोई सूत्र नजर आ रहे हैं। हरियाणा को लेकर शुरुआत में कहा गया था कि एक ही चरण में 90 सीटों के चुनाव हो जाएंगे, उसके बाद कहा गया कि लगभग 3 से 5 चरण वहां पर भी हो सकते हैं। कितने फेजेस में चुनाव होगा, कोई इनपुट मिल पाया है इलेक्शन कमीशन के सूत्रों से? बिल्कुल, देखिए, इलेक्शन कमीशन की तरफ से लगातार हम संपर्क में हैं, लेकिन कोई भी अभी अधिकारी कुछ कहने के लिए तैयार नहीं है। सबका यही कहना है कि 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस से सारी चीजों से पर्दा 3 बजे के करीब उठ जाएगा। लेकिन जिस तरह से परसों दिल्ली के अंदर बैठक हुई थी, तो उससे बात साफ थी कि जम्मू कश्मीर को लेकर के इलेक्शन कमीशन, गृह मंत्रालय, सरकार, तमाम एजेंसियां वो पूरी तरह से चुनाव को लेकर तैयार है। और देखिए, जम्मू कश्मीर का जो इस वक्त सूरत हाल है, जो वहां पर दहशतगर्दी है, मिलिटेंसी है, वहां पर आए दिन जिस तरह के गतिविधियां देखने को मिल रही है, उसके बाद से गृह मंत्रालय की तरफ से ये जानना बेहद जरूरी था कि इलेक्शन कमीशन वहां पर चुनाव कराना चाहता है। तो ऐसे में गृह मंत्रालय 1996 और 2002 जैसे हालात जम्मू कश्मीर में अभी तक नहीं बने हैं। अगर इन 2 चरणों में यहाँ पर 2002 और 96 में चुनाव हो सकते हैं, तो आज की परिस्थितियां बहुत ही बेहतर हैं। आज आराम से चुनाव हो सकते हैं। इमरान नायको के पास चलेंगे। इमरान, जिस तरह से इलेक्शन कमीशन की तरफ से 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी, लेकिन डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को सुन रहे थे, वो कह रहे हैं कि फुल मेजॉरिटी में हम ही यहाँ पर आएंगे। किस तरह से अलग अलग पार्टियां काम कर रही है कश्मीर के अंदर, क्योंकि जैसे ही ऐलान होगा, आपने देखा पार्टियां ने पहले ही तैयारियां शुरू कर ली है। देखिए, ये जम्मू कश्मीर की सियासी जमातों ने आज तैयारियां नहीं शुरू की है, बल्कि पिछले 2 महीनों से यहाँ की पॉलिटिकल पार्टियां गेयर अप हैं। उन्होंने अपनी सियासी सरगर्मियां तेज की है, और खासकर जब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने जम्मू कश्मीर का 2 रोजा दौरा किया और यहाँ की जमीनी सूरत हाल का जायजा लिया, सियासी नुमाइंदों से मिले, इंतजामिया से मिले, उनसे फीडबैक लिया, तो उसके बाद और ज्यादा जो उम्मीदें हैं इंतखाबात की वो बढ़ गई। वो उसमें और ज्यादा कॉन्फिडेंस बढ़ गया यहाँ की सियासी जमातों का कि वाकई अब जम्मू कश्मीर में इंतखाबात का ऐलान जो है वो किया जा सकता है। लेकिन जिस तरीके से आज सुबह इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने इंतखाबात के शेड्यूल का ऐलान करने के लिए मीडिया नुमाइंदों को या मीडिया क्वार्टर्स को प्रेस इन्विटेशन जारी किया है, तो उसके बाद ही जम्मू कश्मीर में और ज्यादा सियासी जमातें सरगर्म हुई है और इस तरह हवाले से सियासी जमातों के रद्द अमल आना शुरू हुए। लेकिन इसमें देखा जाए जम्मू कश्मीर के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो यहाँ के इंतखाबात इंतहाई हसास माने जाते हैं। और जब हम असेंबली इंतखाबात की बात करते हैं, 10 साल से यहाँ इलेक्शंस नहीं हुए, कोई इलेक्टेड या पॉपुलर गवर्नमेंट नहीं है, और 2024 के पार्लियामेंट इलेक्शन के बाद यहाँ और ज्यादा जो उम्मीदें हैं वो बढ़ गई, क्योंकि पहले ये कहा जा रहा था कि सिक्योरिटी रीजंस है, हालात ठीक नहीं है। लेकिन जब पार्लियामेंट के इलेक्शन हुए तो सियासी जमातों ने अपने मुतालबात, अपने कंसर्न्स रेज किए और उन्हें लगातार ये बीजेपी सरकार पर या एनडीए सरकार पर उन्होंने तनकीद का निशाना बनाया कि अभी भी किस चीज का इंतजार कर ठीक है इमरान, ठीक है, इमरान, आप एक सवाल का जवाब दें उससे पहले टेक्निकल टीम जरा इमरान को फुल स्क्रीन में दिखाए। इमरान, आप जिस जगह खड़े हैं वो एक इंटरनेशनल टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, डल लेक। वहां टेम्परेचर बहुत डाउन रहता है, ठंड रहती है, लेकिन पॉलिटिकल टेम्परेचर बहुत राइज हो रखा है। अब तक बात हुई पॉलिटिकल पार्टीज की, जनता ग्राउंड जीरो पर कितनी एक्साइटेड है? 10 साल बाद वो राइट ऑफ वोट का इस्तेमाल करने जा रही है। जी देखिए, यही मैं कह रहा हूं कि 10 साल के बाद यहाँ इंतखाबात होने जा रहे हैं असेंबली के, लेकिन इसके लिए काफी टाइम से यहाँ की सियासी जमातें, यहाँ के लोग, यहाँ की आवाम इंतजार कर रहे हैं कि इंतखाबात का ऐलान कब किया जाएगा। लेकिन अब और उम्मीद जागी जब ईसीआई ने 2 रोजा दौरा यहाँ पे किया और आज 3 बजे ऐलान है।
और जम्मू कश्मीर के अवाम की और यहाँ की सियासी जमातों की ठीक है, नजरें आज दिल्ली के ऊपर है कि शिल्पा ने हमारे साथ जम्मू से ज्वाइन किया है। शिल्पा, सरगर्मियां किस तरह की हैं जम्मू में इस वक्त? पूरी तरीके से तैयार है। वहीं पर बीजेपी की बात करें तो तरनचुग का भी बयान सामने आया है, जहाँ पर उन्होंने लगातार कहते हुए नजर आए हैं कि हम असेंबली इलेक्शन के लिए जो है वो पूरी तरीके से तैयार है। लेकिन जो यहाँ पर आवाज उठ रही है वो आवाज ये है कि पोल डेट से पहले, यानी कि जिस प्रकार की आवाज उठाई जा रही थी कि स्टेटहुड के दर्जे पर नहीं, राज्य के दर्जे को जो है वो बहाल किया जाए, और अभी भी वो आवाज उठ रही है कि जल्द से जल्द चुनाव से पहले जो है वो स्टेटहुड के दर्जे को बहाल किया जाए। और देखिए यहाँ पर 50-50% जो है वो चांसेस यहाँ पर बन रही है कि आम जनता भाजपा को चुनेगी और 50% ये चांसेस है कि आम जनता विपक्ष दल को चुनेगी। तो इस समय अगर पॉलिटिकल पार्टी की बात करें, आम जनता की बात करें, तो जिस समय का वो इंतजार कर रहे थे, जिस कल का वो इंतजार कर रहे थे, वो आज की निगाहें सबकी 3 बजे। शिल्पा, ये बताइए कि लगातार आप ग्राउंड जीरो पर रहती हैं, लोगों से मिलना होता है, चाहे वो किसी भी पार्टी के नुमाइंदे हो, उनसे मिलना होता है, आपका आंकलन क्या कहता है? क्योंकि 25 सीटों पर पिछले विधानसभा चुनावों में भारतीय जनता पार्टी काबिज हुई थी जम्मू संभाग के अंदर, और गढ़ माना जाता है जम्मू संभाग को भारतीय जनता पार्टी का। इस बार के समीकरण क्या कहते हैं? इस बार के जो हालात है वो क्या कहते हैं? देखिए, इक्वेशन तो जब चुनाव होंगे सब सामने आएंगे, लेकिन जो इस समय आम जनता के मन में जो इस समय हलचल चल रही है वो यही है कि यहाँ पर 50-50% चांसेस बन रहे हैं। देखिए, कई लोग भाजपा को पसंद करते हैं, कई लोग विपक्ष दल को पसंद करते हैं, तो लेकिन जब लोकसभा चुनाव हुए तो सब आम जनता ने ये साफ तौर पर कहा था कि हालांकि ये लोकसभा चुनाव है, प्राइम मिनिस्टर के चुनाव है, तो सब हम जो है यानी कि वोट करेंगे। उस वक्त प्रधानमंत्री के काम को देखकर वोट किया गया था, लेकिन इस बार जब विधानसभा चुनाव होते हैं तो नुमाइंदे को देखकर वोट किया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद शिल्पा जुड़ने के लिए। ताबिश आपका भी धन्यवाद, संदीप आपका भी, और इमरान आपका भी। तो फिलहाल आपने देखा कि चुनावों को लेकर सरगर्मियां देश के अंदर किस तरह से पैदा हो गई हैं, क्योंकि 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है और उसके बाद जब ऐलान होता है तो क्या कुछ देखने को मिलेगा। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द वापस लौटेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ। चलिए, ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। बड़ी खबर के साथ ही शुरुआत करेंगे। उपचुनाव दिल्ली के अंदर, उसके साथ साथ आप देखिए उत्तर प्रदेश के अंदर भी चुनावों को लेकर लगातार सरगर्मियां, क्योंकि अब बहुजन समाज पार्टी की तरफ से भी बड़ा ऐलान किया जा सकता है और मझवा सीट से दीपू तिवारी को यहां पर प्रत्याशी जो है वो घोषित किया जा सकता है। यूपी के अंदर उपचुनावों को लेकर हलचल पूरी तरह से तेज हो गई है। बिल्कुल, करहल से लेकर सीतापुर तक और सीतापुर से लेकर फैजाबाद तक कुल उत्तर प्रदेश की 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं। ये वही सीटें हैं जो हाल ही में लोकसभा चुनाव में नतीजों के बाद खाली हुई थी, क्योंकि यहां से चुने हुए विधायक अब लोकसभा सांसद हैं। इस समय के दरमियान अगर बात की जाए तो इन 10 विधानसभा सीटों को लिटमस टेस्ट के तौर पर भी देखा जा रहा है, क्योंकि 2027 में यूपी में विधानसभा चुनाव भी होने हैं और उससे पहले इन 10 सीटों पर जो भी कमाल कर जाएगा वो 2027 में एक तरह से अपनी हवा बना जाएगा। ये पहली बार होगा जब किसी उपचुनाव में बहुजन समाज पार्टी अपनी किस्मत आजमाती हुई नजर आएगी। लिहाजा ये पूरा मुकाबला त्रिकोणीय नजर आ रहा है। त्रिकोणीय होने के साथ साथ इस लिहाज से त्रिकोणीय है क्योंकि एक खेमे में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी है जो 5-5 सीटों पर गठबंधन के तहत चुनाव लड़ने की संभावना जहां से नजर आ रही है। दूसरी तरफ निषाद पार्टी, आरएलडी, अपना दल और भारतीय जनता पार्टी जो एनडीए के बैनर तले इन 10 सीटों पर चुनाव लड़ती नजर आ रही है। संभावना वहां से नजर आ रही है कि 7 सीटों पर बीजेपी अपनी कैंडिडेट उतारेगी, 1 सीट पर निषाद पार्टी, 1 पर आरएलडी और 1 पर अपना दल। तीसरा मोर्चा जो नजर आ रहा है वो बहुजन समाज पार्टी की तरफ से नजर आ रहा है, जहां पर हाल ही में लखनऊ में बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती ने एक बैठक करके पार्टी नेताओं को रणनीति बताई और ये बताया कि आखिरकार किस चीज के मंत्र के तहत ही चुनाव लड़ते हुए हम नजर आएंगे। लेकिन मझुआ सीट काफी खास है क्योंकि यहाँ से दीपू तिवारी चुनावी प्रत्याशी हो सकते हैं। इससे पहले हमने देखा था किस तरह से फूलपुर में भी चुनाव को लेकर कार्यक्रम आयोजित तो किया। फिलहाल बड़ी अपडेट आपके सामने, जहां पर 18 को फूलपुर प्रत्याशी का ऐलान होगा और आज 16 अगस्त है। 16 अगस्त से इसकी शुरुआत हो गई है। विधानसभा क्षेत्र में कार्यक्रम तय किए गए हैं और यहां पर मंडल के पदाधिकारी का भी नाम घोषित किया जाएगा। 18 अगस्त को फूलपुर में कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा जिसमें प्रत्याशी के नाम का ऐलान होगा
और साथ ही बताते चले कि यहाँ शिववरण पासी प्रत्याशी होंगे। कटहरी सीट से ही अमित कुमार वर्मा का नाम तय किया गया और उनके प्रचार का जो कार्यक्रम है वो तय किया गया है। उसके साथ ही 16 से 19 अगस्त तक ये बुद्धिजीवियों के साथ बैठक करेंगे, विभिन्न बाजारों में बैठक करेंगे। चलिए सीएल धामी हमारे साथ करहल से लाइव है और आप ही से जानना चाहेंगे सीएल कि किस तरह का समीकरण बन रहा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी तो कमर कसे हुए है, लेकिन उस बीच में लगातार आप देखिए किस तरह से काम चल रहा है। लेकिन आपको सबसे पहले उत्तराखंड के मुख्यमंत्री क्या कुछ कह रहे हैं वो दिखा देते हैं। सरकार हर वो काम करेगी जो हमारी मातृशक्ति को, हमारी बहनों को आगे बढ़ाने के लिए जरूरी होगा। और गणेश जोशी जी जैसा कह रहे थे कि जो है वास्तव में देखिए, जब आपने फर्क स्वयं महसूस किया होगा, जब आप अपना उत्पादन करने लग रही हैं, उत्पाद बनाने लग रही हैं, कौशल के जरिए आप नई नई चीजें कर रही हैं, नवाचार कर रही हैं और पैसे गिनने लग रही हैं, तो घर में भी जो है परिवर्तन आपको दिखाई दे रहा होगा। हर स्तर पर आपको परिवर्तन दिखाई देगा, चाहे घर की सास हो, चाहे घर की ननद हो, चाहे घर के जेठ हो, देवरानी हो या पतिदेव हो, वो सबके सामने जो है एक इज्जत आपकी बढ़ रही है और हम चाहते हैं कि वो इज्जत आपकी और बढ़ती जाए। मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि वो इज्जत आपकी बढ़े। और आज के अवसर पर मैं ये कुछ घोषणाएं हैं, वो घोषणाएं करना चाहता हूं कि महिला सशक्तिकरण के उद्देश्य से जनपदों में जो आयोजित विभिन्न कार्यशालाओं, कार्यक्रमों एवं महिला सम्मान कार्यक्रम हेतु मुख्यमंत्री महिला स्वयं सहायता समूह सशक्तिकरण योजना के अंतर्गत 2,30,00,000 रुपए की धनराशि की स्वीकृति प्रदान की जाती है। और क्लस्टर स्तरीय संगठन CLF में महिलाओं की व्यावसायिक गतिविधियों के संचालन के लिए 15,40,00,000 रुपए की स्वीकृति प्रदान की जाती है। लखपति दीदी बनाए जाने के उद्देश्य से जो हमारे रूरल बिजनेस इंक्यूबेटर हैं, RBI के माध्यम से मार्केटिंग, प्रोडक्ट डेवलपमेंट एंड क्वालिटी कंट्रोल सेंटर हेतु अल्मोड़ा के हवालबाग एवं जनपद पौड़ी के कोटद्वार में स्थापित प्रत्येक सेंटर के लिए 25 लाख रुपए की स्वीकृति प्रदान की जाती है। डिजिटल MIS हेतु ई-बुक कीपरों हेतु प्रथम चरण में 140 मॉडल क्लस्टर के 500 ई-बुक कीपरों हेतु टैबलेट प्रदान किए जाने के उद्देश्य से 75 लाख रुपए की स्वीकृति प्रदान की जाती है। राष्ट्रीय स्तर के राज्य में आयोजित होने वाले 2 सरस मेलों के आयोजन हेतु मैचिंग ग्रांट के रूप में प्रति मेला 11,12,000 की स्वीकृति प्रदान की जाती है। इस प्रकार कुल मिलाकर 19,173,000 करोड़ की धनराशि की स्वीकृति प्रदान की जा रही है, यानी कि 19 करोड़ रुपए से ज्यादा की, 19 करोड़ से ज्यादा की। अंत में आप सभी को एक बार फिर से रक्षाबंधन पर्व की बहुत शुभकामनाएं देते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल देहरादून से मुख्यमंत्री उत्तराखंड CM धामी को आप सुन रहे थे कि किस तरह से वो अपनी बात को सामने रख रहे हैं। उत्तराखंड के अंदर विकास को लेकर किस तरह से काम चल रहा है, लगातार संबोधन अपना दिया गया। लेकिन फिलहाल आपने देखा कि सुख सेवक सदन के अंदर वो मौजूद हैं, जहां पर संबोधन भी हुआ है। महिलाओं को लेकर कई बड़े ऐलान यहां पर किए गए हैं। लेकिन उस बीच में देहरादून से ही लाइव आप पुष्कर सिंह धामी को देख रहे थे और साथ ही बताते चले कि कल भी आपने देखा कि बड़ी बातें किस तरह से सामने रखी गई थी कि उत्तराखंड के लोगों के लिए विकास को मद्देनजर रखते हुए काम करने की कोशिश की गई है, जिसमें सबसे पहले महिलाओं को मद्देनजर रखते हुए काम किया गया, युवाओं को मद्देनजर रखते हुए बुजुर्गों को और साथ ही साथ UGC का भी जिक्र किया गया था। तो फिलहाल कार्यक्रम आपके सामने, जहां पर CM धामी पहुंचे हुए हैं
और लगातार शिरकत करने की कोशिश की जा रही है। और साथ ही साथ ये मुख्य सेवक सदन है जहां पर मौजूद हैं और उनके साथ ही जिस तरह से काम जो है उत्तराखंड के अंदर किया गया है, तो जाहिर तौर पर आपने देखा कि अलग अलग उपलब्धियां सरकार की तरफ से गिनाई गई हैं। और साथ ही बताते चले कि राष्ट्रीय जो सम्मान कार्यक्रम है वो रखा गया है, राज्य स्तरीय सम्मान कार्यक्रम यहाँ पर रखा गया, जहां आपने देखा किस तरह से काम किया गया। बड़ी खबर हरियाणा से, पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी को लेकर बड़ा ऐलान। आप देखिए किस तरह से हरियाणा सीएम ने पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी को श्रद्धांजलि अर्पित की है। और सीएम ने किसानों के खाते में बोनस का जो पैसा है वो रिलीज कर दिया है, एक बड़ा ऐलान किया गया। लेकिन फिलहाल अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि और पुण्यतिथि को मद्देनजर रखते हुए श्रद्धांजलि उन्हें अर्पित की गई है सबसे पहले। और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है और प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद पहले श्रद्धांजलि अर्पित की गई और उसके बाद यहाँ पर आपने देखा कि किस तरह से बोनस का ऐलान कर दिया गया है। आम जनता के लिए हरियाणा सरकार पूरी तरह से काम कर रही है, लेकिन उस बीच में आज पुण्यतिथि अटल बिहारी वाजपेयी जी की और उसके बाद ही आप देखिए एक बड़ा ऐलान आम लोगों के लिए। हरियाणा से बड़ी खबर, जहां पर आज पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी की 6वीं पुण्यतिथि पर हमने सुबह देखा कि सदैव अटल समाधि स्थल पर प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे थे और अब हरियाणा सरकार की तरफ से बोनस का ऐलान भी किया गया है। किसानों के खातों में बोनस आज रिलीज किया गया है और बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की तरफ से की गई है। तस्वीरें आपके सामने। मेरा सभी हमारे अधिकारीगण, सबसे पहले मैं आज ऐसे महान शख्सियत, महान राजनेता, राजनीति के अज्ञात शत्रु, भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी की पुण्यतिथि पर मेरा उनको कोटि कोटि नमन। देश की राजनीति में को एक नई दिशा और दशा देने वाले अटल बिहारी वाजपेयी जी का जीवन हमें हमेशा प्रेरित करता रहेगा और हरियाणा सरकार हमेशा उनके पदचिन्हों पर चलते हुए सुशासन के नए आयाम स्थापित करेगी। आम व्यक्ति के जीवन तक कैसे सुगम तरीके से सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंच सके, यह सुनिश्चित करना ही उनको सच्ची श्रद्धांजलि होगी। मित्रों, आज मेरे लिए ये बहुत ही गर्व का दिन है कि आज हमने, क्योंकि पिछले दिनों जो वर्षा हरियाणा प्रदेश के अंदर कम हो रही है और पिछले वर्ष की तुलना में काफ़ी कम हुई है और उस वर्षा के कारण हमारे किसानों का लगातार खर्चा बढ़ रहा था, उस खर्चे को कम किया जाए। और पिछले दिनों हमारी सरकार ने, कैबिनेट ने ये फैसला लिया था कि हम किसानों को 2000 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से उनको बोनस के रूप में देंगे। और आज चलिए कुणाल, इस वक्त आपने देखा कि नायब सिंह सैनी ने आम जनता के लिए किस तरह से बोनस का ऐलान कर दिया है, लेकिन सीधा अब आपको कैथल लिए चलेंगे। नायब सिंह सैनी क्या कुछ कर रहे हैं वो आपको सुना देते हैं। अपनी रिश्तेदारी के किसी फंक्शन में शामिल होने के लिए जाना है, उसको हमने एक हैप्पी कार्ड दिया है और हैप्पी कार्ड के माध्यम से 1000 किलोमीटर तक एक साल में फ्री में हरियाणा रोडवेज की वो यात्रा कर पाएगा। उसको ये सुविधा देने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। भाइयों बहनों, मैं आज आप लोगों के बीच में कि हमारी सरकार ने एक और निर्णय लिया है कि जिन हमारे भाइयों के 2 किलोवाट के कनेक्शन है और जिनकी इनकम 1,80,000 रुपए से कम है, ऐसे लोगों का हमने बिल का सरचार्ज
पिछले दिनों माफ करने का कार्य किया है। जितने यूनिट खर्च करेगा उतना ही बिल आएगा, बाकी उसका कोई बिल नहीं आएगा। अगर वो 1 महीने के लिए कहीं बाहर घूमने के लिए जाता है तो उसका 1 भी यूनिट खर्च नहीं होता, तो बिजली का बिल 0 आएगा, उसका कोई चार्ज उसके ऊपर नहीं लगेगा। भाइयों, यह हमारी सरकार ने निर्णय किया है। मुझे खुशी है बताते हुए, हमारी सरकार ने पिछले दिनों ये भी निर्णय किया है कि जो हमारे श्रम विभाग के जो श्रमिक थे उनकी बेटियों की शादी के लिए जो कन्यादान की राशि थी या उनके टूल की राशि थी, हमने पिछले दिनों ये कार्यक्रम करके 80 करोड़ रुपया उनके खाते के अंदर डालने का काम किया है। मुझे ये भी खुशी है बताते हुए कि हमारी सरकार ने पिछले दिनों एक रोड मैप तय करके हरियाणा प्रदेश के अंदर हर 20 किलोमीटर के ऊपर एक राजकीय कन्या विद्यालय खोलने का काम भी हमारी सरकार ने किया है। मुझे ये खुशी है कि आज बेटियों को 20 किलोमीटर से ज्यादा दूरी पर पढ़ने के लिए नहीं जाना पड़ता। 20 किलोमीटर की परिधि में ही उनको अच्छा कॉलेज पढ़ने के लिए मिलता है। ये भी कार्य हमारी सरकार ने किया है। हमारी सरकार ने ये भी निर्णय किया है कि जिन हमारे भाइयों की इनकम 1,80,000 रुपए है, उनकी बेटियों को एमए पोस्ट ग्रेजुएट तक उनको फ्री में शिक्षा देने का काम भी ये हमारी सरकार ने किया है। भाइयों, मैं आज आप लोगों के बीच में ये भी बताना चाहता हूं कि हमारी सरकार ने अभी पिछले दिनों आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 22 जनवरी को अयोध्या के अंदर एक संकल्प लिया था कि हमारे जो गरीब परिवार हैं जिनकी इनकम 1,80,000 रुपए है, उनकी छतों के ऊपर 2 किलोवाट का सोलर पैनल लगाने का काम करेंगे। और अभी इसी कार्यक्रम के बाद मेरा वो कार्यक्रम है जिसका आज से वो छतों के ऊपर सोलर पैनल लगने शुरू हो जाएंगे, उसका भी मैं अभी यही कैथल से शुभारंभ करने वाला हूं। और उसके अंदर आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि उसके ऊपर 1,10,000 रुपए का खर्चा आता है। 60,000 रुपया नरेंद्र मोदी जी केंद्र की सरकार देगी और 50,000 रुपया हमारी सरकार देगी। बेनिफिशियरी को एक भी पैसा नहीं लगेगा, उसकी छत के ऊपर 2 किलोवाट का सोलर पैनल लग जाएगा और जब ये सोलर पैनल लगेगा तो उसका बिजली का बिल 0 हो जाएगा, कोई भी उसका बिजली का बिल नहीं आएगा। और उसके साथ हमने ये भी निर्णय किया है कि बिजली का बिल तो 0 आएगा, परंतु अगर वो ज्यादा यूनिट बनाता है, क्योंकि नेट मीटर के माध्यम से ग्रिड को देने का काम करेंगे, जितनी ज्यादा यूनिट बनेगी उस यूनिट का पैसा आपको बिजली विभाग आपके घर के ऊपर पहुंचाने का काम करेगा। आपकी इनकम का भी साधन खड़ा करने का काम ये हमारी सरकार ने निर्णय लिया है। और भाइयों बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारी सरकार ने पिछले दिनों जो हमारे गरीब परिवार के लोग थे, कांग्रेस ने तो उनको लॉलीपॉप देने का काम किया था, ना उनको कागज दिए ना उनको कब्जा दिया, वो घूमते रहते थे। हमने पिछले दिनों गरीब लोगों के लिए सोनीपत के अंदर एक कार्यक्रम किया और कार्यक्रम करके हमने उनको कागज भी देने का काम किया, 100 गज के प्लाट का और कब्जा भी देने का काम किया है। और भाइयों बहनों, मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूं कि हमारी सरकार ने अभी पिछले दिनों रोहतक में एक कार्यक्रम मैंने किया था और उस कार्यक्रम के अंदर मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना के तहत हमने 30-30 गज के प्लाट भी शहरों के अंदर लोगों को देने का काम हमारी सरकार ने कर रही है। अभी हमने फर्स्ट फेज के अंदर 14 शहरों के अंदर 15,430 लोगों को ये हमने प्लाट देने का काम किया है। और आगे भी अभी दूसरा कार्यक्रम और हम करने वाले हैं, उस कार्यक्रम के माध्यम से 30 गज का प्लाट भी हम उन लोगों को देने वाले हैं जिनके पास जमीन का अभाव है। और भाइयों बहनों, मैं आप लोगों को एक और बात बताना चाहता हूं कि हमारी सरकार ने अभी पिछले दिनों एक ये भी निर्णय लिया है
कि जो 100 गज के प्लाट थे उसके लिए हमने एक पोर्टल बना करके उसके ऊपर रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं कि जो गांव के अंदर हम 100 गज का प्लाट देंगे, जो महाग्राम है, जो बड़े ग्राम है, उसके अंदर हम 50 गज का प्लाट देने का काम ये हमारी सरकार करेगी। शीघ्र ही हम ऐसे लोगों तक ये प्लाट भी देने का काम करेंगे। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो प्रधानमंत्री आवास योजना है उसके तहत पैसा दे करके उसके ऊपर मकान बनाने का भी कार्य हमारी सरकार वो करेगी। भाइयों बहनों, अभी जींद के अंदर तीज का महापर्व था और उस तीज के पर्व के ऊपर हमारी सरकार ने ये निर्णय लिया है, ये प्रदेश के 49 लाख परिवार हैं, ऐसे 49 लाख परिवारों को लगभग 1.5 करोड़ के करीब ये संख्या बनती है। ऐसे 1.5 करोड़ लोगों को हमारी सरकार ने 500 रुपए में गैस का सिलेंडर देने का निर्णय किया है। बाकी जितना पैसा उसके ऊपर खर्च होगा वो हरियाणा सरकार देगी। किसी भी व्यक्ति बहन भाई को कोई और ज्यादा पैसे देने की जरूरत नहीं है। 500 रुपए के अंदर उसको गैस का सिलेंडर उपलब्ध होगा। लगातार हमारी सरकार एक एक निर्णय करते हुए लोगों के हित में मजबूत कदम उठा रही है। मुझे ये भी खुशी है कि गरीब व्यक्ति को भाइयों इलाज कराने के लिए आज किसी के तरफ जांच देखने की या जानने की जरूरत नहीं है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और हमारी डबल इंजन की सरकार ने भाइयों 5 लाख रुपए का आयुष्मान कार्ड दिया है, उसके साथ हरियाणा में चिरायु कार्ड जोड़ा है। आज गरीब व्यक्ति को इलाज कराने के लिए किसी की तरफ देखने की जरूरत नहीं है, ये सम्मान हमारी सरकार ने दिया है। भाइयों बहनों, मैं आज आप लोगों के बीच में जब एक ऐसे पवित्र कार्य के लिए आया हूं, एक पेड़ मां के नाम, मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा कि हमारी सरकार दिन रात आप लोगों की सुविधा के लिए काम कर रही है। आज चाहे हरियाणा प्रदेश के अंदर रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर लीजिए, चाहे कॉलेज की बात कर लीजिए, चाहे यूनिवर्सिटी की बात कर लीजिए, चाहे मेडिकल कॉलेज की बात कर लीजिए, लगातार हमारी सरकार गति से एक मिशन मोड के अंदर काम कर रही है। परंतु जब हम दूसरी तरफ देखते हैं, ये कांग्रेस के लोग आजकल तो ईमानदारी का नकाब पहन करके आप लोगों के बीच में घूम रहे हैं, परंतु जब ये चुनाव निबट जाएगा ये लोग उस नकाब को उतार करके भ्रष्टाचार करना शुरू कर देंगे। जो सुविधाएं आप तक पहुंच रही हैं, ये फिर दोबारा भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ना शुरू हो जाएगा। ये इस प्रकार का शासन तंत्र इन लोगों का रहा है। आज ये घूम रहे हैं, झूठ कर बोलते हुए घूम रहे हैं कि भाई हमें वोट दो और हम हिसाब मांग रहे हैं। अरे हिसाब तो आप लोग बताइए, हिसाब तो हरियाणा प्रदेश की जनता मांग रही है कि आपने जो गोहाना के अंदर अरे गरीब लोगों को उनके घरों को जला दिया था, उनको बेघर कर दिया था, उनके बारे में बताने का काम करें कि आप हरियाणा के लोग वो आपसे हिसाब मांग रहे हैं। भाइयों, हरियाणा के लोग वो हिसाब मांग रहे हैं जो आप हरियाणा के अंदर भाइयों गांव के अंदर इन्होंने वहां पर जलाने का काम किया और उन लोगों को रिहेबिलिटेट करने का काम भी ये हमारी सरकार ने किया है। भाइयों, ये लोग भ्रष्टाचार के अंदर किसानों की भूमि को भी किस प्रकार से दफा 4 और दफा 6 लगा करके उनको डरा करके भाइयों बिल्डरों को देने का काम ये लोग करते थे। आज इसका हिसाब हरियाणा प्रदेश के लोग मांग रहे हैं। भाइयों, आज हरियाणा प्रदेश के लोग ये भी इनसे जानना चाहते हैं कि जब आप सत्ता में थे किसान की फसल को कितना आप लोगों ने भाव के ऊपर खरीदा है, ये भी आज जानना चाहते हैं। ये लोग झूठ का नकाब पहन करके आप सबके बीच में घूम रहे हैं। भाइयों, इनको पहचानने की जरूरत है, इनको जानने की जरूरत है। मैं आप लोगों से आज अपील करने के लिए आया हूं कि आने वाले इस समय के अंदर मैं आप बहनों से भी अपील करूंगा कि आने वाले इस चुनाव के अंदर आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आपने पहले भी मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का काम किया। हमारी सरकार हरियाणा के अंदर आप सबके आशीर्वाद से तीसरी बार हरियाणा में सरकार बनेगी और नरेंद्र मोदी जी के साथ मिलकर के जितनी भी ये योजनाएं
केंद्र सरकार से आ रही हैं उनको धरातल पर उतार करके आपके घर तक पहुंचाने की जिम्मेवारी ये हमारी सरकार की है। भाइयों, जब हम देखते हैं नौकरियों के अंदर देखते हैं, आज गरीब माँ का बेटा भी आज हरियाणा सरकार के अंदर सरकारी नौकरी में लग रहा है। भाइयों, इनके समय के अंदर तो कुछ खास लोगों के ही व्यक्ति लगते थे जो इनके नजदीक घूमते थे, उनको ही ये नौकरी में लगाते थे। परंतु हमारी सरकार ने ईमानदारी से हरियाणा प्रदेश के अंदर